सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रद्द होने पर सियासी बयानबाजी तेज, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जमशेदपुर में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर विरोध तेज, लोगों ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी नेत्री संध्या सिंह ने फैसले को बताया जनविरोधी। सीसीएल के कथारा कॉलोनी में सीबीआई का छापा, रिश्वत लेते कार्मिक प्रबंधक जेजेएम नेता गिरफ्तार, 30,000 रुपये रिश्वत की राशि बरामद। नए उपायुक्त रवि आनंद ने संभाला पदभार, अधिकारियों से टीम वर्क के साथ काम करने की अपील। कहा, विकास योजनाओं के कार्यों में लाई जाए तेजी। 4 महीने से अंधेरे में डूबा कानीकेंद गांव, तेज आंधी में बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों का जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिछले दिनों में लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष के विरोध के कारण पारित नहीं हो पाया, जिसको लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच झारखंड में भी राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के महिलाओं के विश्वास के साथ कुठाराघात को लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है और कांग्रेस शुरू से ही महिला विरोधी रही है। इस बार जो कृत्य किया गया उसका अंजाम देखने को मिलेगा जब जनता इनका विरोध करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं गिरा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के नीतिगत फैसले और अहंकार की हार हुई है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे, समर्थन मिलेगा, लेकिन 2029 में केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ परिसीमन लागू करना चाह रही है, संविधान में संशोधन करना चाह रही है, तो निश्चित तौर पर इसकी व्यापक चर्चा पहले ही थी। संविधान पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लोकतंत्र की हत्या को ये लोकतंत्र की जीत बता रहे। 70 करोड़ महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, उसको ये बेशर्म जीत बता रहे हैं। 70 करोड़ माताओं और बहनों के अधिकारों पर खंजर घोंपा कांग्रेस ने, उनके सहयोगी दलों ने, और ये इसको जीत बता रहे हैं। कल जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद इन्होंने जयकारा लगाया, कई इनके सहयोगी दलों ने दिवाली मनाई, पटाखे छोड़े, केक काटा, ये बेशर्मी की हाइट है। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है ना महिला विरोध का। राजद और समाजवादी पार्टी के साथ जब इनकी सरकार थी 2010 में, तो उनके मंत्री भी थे, लेकिन राजद और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने 2010 में ये जब विधेयक पेश हुआ था तो इसकी प्रतियां फाड़ दी थी और सभापति के चेयर तक चढ़ गए थे। उस समय सोनिया गांधी चुप रहे। तो ये बेशर्म लोग हैं। और आज तो कांग्रेस और सहयोगी दलों ने मिलकर 70 करोड़ महिलाओं और बहनों के जो हितों पर कुठाराघात किया है, वो इंतजार कर रही है। साहब जाइए वोट मांगने। आपका बहुत आरती से स्वागत होता था ना, अब जूतों से और सैंडलों से आपका स्वागत होगा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं गिरा, बल्कि प्रधानमंत्री के नीतिगत फैसला और उनके अहंकार की हार हुई है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि महिलाओं को अब 33% आरक्षण दो, हम आपके साथ हैं, और 2029 में दो। ये लेकिन जो इस प्रकार नारी शक्ति अधिनियम की ओट में परिसीमन लागू करना चाह रहे थे, संविधान में संशोधन करना चाह रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पे इसकी व्यापक चर्चा पहले होनी चाहिए, क्योंकि आप संविधान पे प्रहार कर रहे थे, आप संघीय ढांचा प्रणाली पर प्रहार कर रहे थे, आप छोटे राज्यों को गंभीर चिंतन में डालने जा रहे थे, तो परिसीमन का विधेयक गिर गया। और हम तो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया था, आप उसको फॉलो करो और 2029 में आप महिलाओं को 33% आरक्षण दो, पूरा विपक्ष आपके साथ।
मानगो नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर विरोध तेज हो गया है। बीजेपी नेत्री संध्या सिंह के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपकर इस फैसले को जन विरोधी बताया। नागरिकों का कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा नई गणना प्रणाली लागू किए जाने के बाद टैक्स में 15 से 20% तक की वृद्धि कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदारों और आम परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अभी भी पानी, सड़क, सफाई और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। ऐसे में टैक्स बढ़ाना अनुचित है। जल संकट का मुद्दा उठाते हुए नागरिकों ने कहा कि कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जब तक बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं होता, तब तक होल्डिंग टैक्स वृद्धि को वापस लिया जाए। टैक्स इतनी अधिक दरों में बढ़ाई गई है, उसी के लिए आप एक तरफ मतलब लोगों को आश्वासन देते हैं इलेक्शन से पहले कि नहीं आप लोगों के लिए काम किया जाएगा, आप लोगों को सुविधा दिया जाएगा। तो क्या सुविधा दिया जा रहा है? जैसे आपका इलेक्शन कंप्लीट होता है, आप पद पे आते हैं तो और होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाता है। होल्डिंग टैक्स सिर्फ बढ़ाया जाता है, उसके बाद में कुछ सुविधा नहीं मिलती। जगह जगह वही गंदगी, वही पानी की समस्या, सभी तरह की परेशानी आज भी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की धनबाद टीम ने सीसीएल के कथारा कोलियरी में बड़ी कार्रवाई की, जहां टीम ने कार्मिक प्रबंधक सुभाष चंद्र पासवान और जेएमएम नेता सह एचएमकेपी के कथारा क्षेत्रीय उचित शमशुक हक को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से सीसीएल क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सुरेश किस्कू ने सीबीआई से शिकायत की थी कि उसके पिता कारू मांझी, जो साल 2024 में कथारा कोलियरी से सेवानिवृत्त हुए थे, उनके रिटायरमेंट के बकाया भुगतान का मामला लंबित था, जिससे परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आरोप है कि बकाया राशि के भुगतान को क्लियर करने के एवज में कार्मिक प्रबंधक सुभाष चंद्र पासवान ने 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई के एसपी डीएल मीणा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए कथारा कोलियरी स्थित परियोजना कार्यालय में छापेमारी की। सीबीआई टीम ने जैसे ही सुरेश किस्कू द्वारा तय राशि सौंपी गई, मौके पर ही कार्मिक प्रबंधक पासवान और कथित बिचौलिया शमशुल हक को गिरफ्तार किया गया। कहाँ ड्यूटी करते थे? वासीदीन कोलवारी। कब डेट किए हैं? डेट नहीं किए हैं, अभी जिंदे हैं। हाँ जिंदे हैं। हाँ तो बहुत दिन से हम लोग परेशान हैं कि आते हैं साहब के यहाँ तो बोल रहा है आज होगा कल होगा, करते करते 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल हो गया तो बोल रहा है कि नहीं खर्चा करने दीजिए, पैसा 35,000 रुपये बोल रहा था। तो कौन मांगा? तो लेबर ऑफिसर। क्या नाम है? नाम तो नहीं जानते हैं। ठीक है। तो वही हमको 30,000 रुपये आज दे दिए, तो देने के बाद में राजधानी रांची मेडिकल छात्र के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से जहां पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। बहरहाल पुलिस मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। झारखंड की राजधानी रांची में मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 9 अप्रैल की रात घटी ये वारदात न सिर्फ एक जघन्य अपराध है, बल्कि इसमें भरोसे का दुरुपयोग, सुनियोजित साजिश और गंभीर सुरक्षा चूक के सवाल भी सामने आए हैं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। राजधानी रांची में एक मेडिकल छात्रा को उसके परिचित ओली विश्वकर्मा ने जन्मदिन पार्टी के बहाने गोकुल वाटिका अपार्टमेंट बुलाया था। उसे बताया गया था कि वहां कई लड़कियां मौजूद रहेंगी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर वो अकेली लड़की निकली। जब छात्रा ने वहां से जाने की कोशिश की तो उसे बहला फुसलाकर रोक लिया गया। इसके बाद दानिश, फवाद और सदाब ने मिलकर सुनियोजित तरीके से बाहर से पिज्जा मंगवाकर उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर लड़की को खिला दिया गया।
जिससे वो बेहोश हो गई। इसी स्थिति का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी दानिश ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दानिश, फवाद और ओली विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं चौथा आरोपी सदाब अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर मेडिकल जांच पूरी कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित कर तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सूचना मिली थी कि एक जो महिला है वो एक हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ है और उसमें उनके द्वारा, उनकी एक फ्रेंड है, उनके द्वारा इनफॉर्मल चैनल से रात 12 तारीख की रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी एक महिला है जो बलात्कार की शिकार हुई है। उसमें रात को ही जो पुलिस की टीम है उन्होंने जो महिला है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो रात को जो विक्टिम जो है उनकी हालत स्थिर नहीं थी और विक्टिम के द्वारा बोला गया कि मैं बेसिक डिटेल्स आपको बता देती हूँ और आप उसके बाद रात को 12 तारीख की रात को ही पुलिस की मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया। अलग अलग थानों की टीम्स को बोला गया कि उन्होंने एक्यूज का नाम बताया और एक्यूज को ट्रेस करने के लिए रात को ही प्रयास जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। 13 तारीख को सुबह जो महिला हैं उनको वो थोड़ी स्थिर कंडीशन में थी, उनसे उनका बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जब इसमें एफआईआर जब ये दर्ज की गई तो ये पाया कि जो मेन एक्यूज और उनके जो साथी हैं वो रांची से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट करके बग्गाल से उनको गिरफ्तार किया गया। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता अतुल सहदेव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में लंबे समय से जिहादी मानसिकता के लोग इस तरह से धर्म बदलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, झारखंड में एक लंबे समय से जिहादी मानसिकता और लोगों का मनोबल जो है वो आसमान पर है। कैसे कोई भूल सकता है बेटी अंकिता को जिसको सलमान ने जिंदा जला दिया था? कैसे आप भूल सकते हैं अंसारुल बंगला से जुड़े हुए उन मुसलमान जिहादियों को जिनको पैसा दिया जाता था हिंदू बेटियों को टारगेट करके धर्म बदलवाने के लिए, खास करके संथाल के क्षेत्र में। अभी हाल में आप देखिए दानिश किस तरीके से एक मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने वाली भी उसकी जो सबसे करीबी सखी थी वो थी। और अब जिस तरीके के तार जुड़ रहे हैं, जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दूसरा यहाँ पर अजमेर का जो कांड है वो दोहराया ना जाए, वरना इसके विभत्स परिणाम होंगे। और देखिए कैसे राक्षस हैवान हो जाते हैं। अब 3 साल की मासूम बच्ची के साथ एक जो वैन के ड्राइवर है उसने दरिंदगी की, इरफान या इमरान कुछ नाम था। तो क्यों ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग ऐसे दरिंदों के नाम इरफान, इफरान, राशिद, रिजवान इसी तरह के नाम होते हैं साहब? इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि जहां कोई आतंकवादी घटना घटी है क्या, इसे जिहाद का नाम दिया जा रहा है। कोई अपराध हुआ है तो उसे जिहादी नहीं कहते। उन्होंने इस घटना के दोषियों को अपराधी बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है, इस तरह के दोषियों के खिलाफ शासन प्रशासन सख्त सजा देगी। कोई आतंकवादी घटना घटी है क्या कि जो इसे जिहाद का नाम दिया जा रहा है? सबसे पहली बात, कोई अपराध हुआ तो वो जिहाद और ये नहीं होता है, वो अपराधी होता है, उसकी मानसिकता होती है। उसने जिस तरह का कृत्य किया वो संवैधानिक रूप से देखिए, प्रशासनिक रूप से देखिए कृत्य है और उसके लिए सजा निर्धारित है। और उसकी गिरफ्तार, अगर जिस तरह का मामला कहीं जिस तरह के भी मामले आते हैं,
या वो दो लोगों के बीच का मामला हो, किसी लड़की का मामला हो, किसी महिला का मामला हो, किसी बच्ची का मामला हो, तो सब पर अलग अलग धाराएं लगती हैं। तो जैसा अपराध होता है वैसी सजा मिलती है, वैसा मुकदमा चलता है, अदालत उन चीजों को देखती है। सरकार और प्रशासन का काम है कि तथ्यों को संज्ञान में लेकर और उचित जितना भी उचित सबूत है उसको अदालत के संज्ञान में लाए, ताकि अपराधी अधिक से अधिक सजा से बच नहीं पाए। और ये झारखंड में बखूबी हो रहा है। अपराधियों की मानसिकता बदली नहीं जा सकती, लेकिन कठोर से कठोरतम सजा अगर मिलती है उन्हें, तो थोड़ा इसमें इस प्रवृत्ति में या यूं कहे कि ऐसी घटनाओं में लगाम लगाई जा सकती है, जिसमें कि झारखंड सरकार सक्षम है और वो यह काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जब इस बड़ी घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने पलटवार करते हुए पूरा पारा ही राजनीतिक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हजारीबाग में नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में भी एक बीजेपी नेता का नाम सामने आया था। इसी तरह लालपुर की घटना को लेकर भी बीजेपी सिर्फ राजनीति चमकाने में लगी है। मंत्री ने कहा कि अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती, लेकिन बीजेपी हर बार घटनाओं को जाति और धर्म के चश्मे से देखने लगती है, क्योंकि उनके पास अब कोई असली मुद्दा बचा ही नहीं है। जो बीजेपी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता। क्राइम करने वाले का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है वो। इसलिए भाजपा को सद्बुद्धि दे। अगर जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी पुलिस है, हमारी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अगर मेडिकल छात्रा है वो, तो हमारे विभाग से भी संबंधित है। मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए हाई तबाह मचाने की आवश्यकता नहीं। भाजपा जो है इसके पास तो मुद्दा नहीं है और ये जात से जोड़ देता है क्रिमिनल को, तो धर्म से जोड़ देता है। तो इसको मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दे पे आओ। और इस राज्य में कोई भी भाजपा से मैं पूछना चाहता हूँ, हजारीबाग कौन जगह था जी? विष्णुगढ़। बताइए साहब, प्रिप्लान किया था ये लोग, आज चुप हो गया। शर्म नहीं आ रहा है? मुंह खुलवा रहे हो मेरा? मंत्री जी बीजेपी आज मुझे पहले जिस तरह से हत्या हुआ वहाँ दोषी कौन है पूरा आंसू बहा रहा था। ये लोग तांडव मचा दिया था पूरे राज्य में, नहीं पूरे लगता है दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ये लोग। और अगर हमारी पुलिस सचेत नहीं होती, ये लोग राज्य को जला देता। और मैं कहना चाहता हूँ, हमें तो विष्णुगढ़ जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी का चाल था। झारखंड की सरकार को बदनाम करने के दिशा में ये साजिश रचता है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, या ये मामला भी बयानबाजी और प्रशासनिक लापरवाही के बीच कहीं खो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज, रांची। चतरा जिले में प्रशासनिक बदलाव के तहत रवि आनंद ने नए उपायुक्त डीसी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने ये जिम्मेदारी तत्कालीन उपायुक्त कीर्ति श्री से विधिवत रूप से ली। पदभार संभालने के बाद उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जिले के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम वर्क के साथ कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि
निष्पक्ष जांच आवश्यक की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की छवि सुधारना प्राथमिकता होगी। साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। भी आम पब्लिक है वो सर्वोपरि है। थाना में अगर कोई भी पब्लिक का शिकायत आता है उसको एकदम प्राथमिकता से और तुरंत सुनना है। मैं अगर किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर करने लायक नहीं होता है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करनी है। मतलब किसी भी मैटर को अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, एकदम उसमें स्पष्ट निर्देश रहेगा और उसमें एकदम सख्त मॉनिटरिंग भी होगा। कोई भी मामला अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। सभी जो पब्लिक जाएगी, आप मेरा सभी आमजनों से अनुरोध भी है, आप लोगों से अपील भी है कि आप लोग बेझिझक थाना में आए। कोई भी आप लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना या किसी भी तरह की घटना होती है, बेझिझक आप लोग जाए। सबके साथ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है आपको उसमें कार्रवाई करनी है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के तलवार डांगा में होली के दिन हुए देवराज सरकार उर्फ नेमुआ सरकार हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीएसपी अजय आर्यन ने प्रेस वार्ता में बताया कि गठित एसआईटी ने मामले के एक और नामजद आरोपी डैनी सरकार को गिरफ्तार किया है और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को इस घटना के बाद एसपी के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई थी, जिसके तहत अब तक 5 आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले खुर्दू मंडल और कृष्णा मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि आशीष मंडल और महादेव कर्मकार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस के अनुसार डेनी सरकार पर पहले से हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज है। छापेमारी टीम में नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। जैसे कि दिनांक 4/3/2024 होली के दिन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तलवारडंगा में एक व्यक्ति देवराज सरकार उर्फ नेमुआ का चाकू मार करके हत्या कर दिया गया। हत्या के पश्चात मृतक के पीड़ित के पत्नी के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें 5 अभियुक्त का नाम दिया गया। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए एसपी मैम के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्ति खुर्दू मंडल और कृष्णा मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जिसके पश्चात 2 और अन्य व्यक्ति आशीष मंडल और महादेव कर्मकार ये दोनों माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक कार्यालय में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती नजर आई, जहां चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। परिसर में कूड़ा कचरा और फेंकी गई बोतलें प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर रही है। इस स्थिति पर पंचायत समिति सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बताया कि वे कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालय में बैठने के लिए पर्याप्त और ठीक हालत की कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। सदस्यों ने प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था सुधारने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। एक और जहां पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, वहीं दूसरी ओर हमारे जमशेदपुर प्रखंड के कार्यालय के अंदर नीचे में सीओ ऑफिस है, ऊपर में प्रखंड विकास पदाधिकारी का ऑफिस है और यहाँ का ना तो कुर्सी है एक भी, और कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे रोज आते हैं ब्लॉक में अपने पेंशन का ये भी और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेके और अपना काम कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ एक और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरी तरफ इतना गंदगी यहाँ पे प्रखंड के अंदर, ये माने बहुत दयनीय स्थिति है। हाँ देखिए, यहाँ हम लोग पहले भी बोले थे कि कुछ दिन पहले बीडीओ साहब से बात हुई थी, तो कुछ साइकिल का कुछ जो बचा हुआ है उसको लेके गए, लेकिन एक अधूरा हुआ। अभी यहाँ बोतल इतना पड़ा हुआ है, ये पूरा एकदम ब्लॉक नहीं, इधर कवाड़ी खाना जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा ब्लॉक के लिए शर्मिंदगी महसूस होता है। हम लोग कितना एक चीज के लिए बात। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।